बेवश है, जो मजलूम है, जो ज़रूरतमंद है, उन्हें समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी हक की लड़ाई उन्हें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी विजन है, उससे लोग इंस्पायर हों, लोग अपने आप सोचें कि ये डॉक्यूमेंट हमारे को एम्पावर करता है। आपने कोर्ट की बात कही, तो क्या कोर्ट से भी धर्मनिरपेक्षता को लेकर कहीं कोई गलती हो रही है? हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो आजकल तो बहुत ही कम है। जितने ताकतवर लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए काम ना करें, वो देश के, पूरे देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए काम करें। पावरफुल लोग क्या तो कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनके यहाँ मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मालूम हो कि उनका राइट क्या है। नमस्कार, हम सब की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति प्रभा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि हम संविधान को कितना समझते हैं और उसे कितना फॉलो करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध भारतीय राजनीति सिद्धांतकार प्रोफेसर राजीव भार्गव, जिन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। प्रोफेसर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रोफेसर राजीव भार्गव दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में राजनीति सिद्धांत के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं और सीनियर फेलो भी रह चुके हैं। और प्रोफेसर, जिस तरह से संविधान को लेकर बहस छिड़ी हुई है हमारे देश में, संविधान कितना इम्पोर्टेंट है भी क्या नहीं है, तो हम कितना समझ पाते हैं और उसे कितना फॉलो कर पाते हैं? इन जो संविधान की वैल्यूज़ हैं, जो उसके मूल तत्व हैं, वो ज़मीन पर पहुँचे हैं और लोगों को उनकी समझ है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने संविधान पढ़ा हो, लेकिन संविधान के अंदर जितनी भी उसकी जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं वो ज़रूर ज़मीन तक पहुंची हैं। और ये चार चीज़ें मैं कहूँगा, चार वैल्यूज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि चार या पांच। पहली बात तो फ्रीडम, स्वतंत्रता, और ये जो वो तबके के लोग हैं जिनको ये नहीं था, जिनके पास, जैसे कि हमारी महिलाएं हैं, जैसे कि हमारे दलित हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, या हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के अंदर जो विमेन हैं, उनको फ्रीडम इतनी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन क्योंकि एक माहौल पैदा हुआ है 1947-1950 के बाद, तो धीरे धीरे ये एक चीज़ लोगों के बीच पहुंची है। उसी तरह से इक्वालिटी, अब हम देखते हैं कि जो हमने ढांचा इनहेरिट किया था, काफ़ी सालों से हमारे पास था, शताब्दियों से था, जिसमें बहुत महिलाओं के साथ और ख़ास करके दलितों के साथ और कास्ट में हायरार्कीज़ बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं, पर वो उसके खिलाफ लड़ने की एक ताकत मिली कि लोग समता की तरफ जाएं। और तीसरा वैल्यू है, और इससे ये दोनों लिंक्ड हैं हमारे तीसरे वैल्यू से, जो कि हमारे प्रियम्बल में पाया जाता है, जो कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथा फ्रेटर्निटी, जो हमारे लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है। ये पूरी हमारे समाज को एक कम्युनिटी में बनाता है। कम्युनिटी और समाज में फ़र्क है। समाज तो एक ऐसा भी हो सकता है जहाँ लोग अनजाने में रहें और एक दूसरे से इंस्ट्रूमेंटल नाता जिनका रहे, कोई एक्सचेंज हो, कोई तब जब मर्ज़ी आए आपने उनसे फ़ायदा है तो आपने बात कर ली, और फ़ायदा नहीं है तो आपने छोड़ दिया। और बात करना तो एक चीज़ है, पर संबंध बनाया, वो संबंध हमेशा टूटता या जुड़ता रहता है। लेकिन कम्युनिटी के अंदर ऐसा एक संबंध बनता है जो कि एक फैमिली की तरह है, लेकिन फैमिली से बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग हैं
जो ये सोचें कि हम एक हैं, हम लोग मिलते तो ये एक सॉलिडारिटी, एक फ्रेटर्निटी का आइडिया है। और किसी भी आइडियोलॉजी के हों, किसी भी रिलीजन के हों, उन सबको अलग रख के एक ऐसा नाता जोड़ें जो हमें एक बनाता है। तो ये चारों वैल्यूज़ जो हैं ये पहुँचे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनका कॉन्टेस्टेशन भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि ये पहुँच गए और एक 75 साल से सिर्फ ये नीचा गहरा होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो इसके लिए वो लड़ते हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि जो इनको चाहते हैं उनका विश्वास टूट जाता है और वो बेचैन हो जाते हैं, वो बेहाल हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि संविधान का कोई महत्व नहीं रह गया। तो हम ऐसे दौर से गुजरते हैं जब लगता है जैसे संविधान कोई समझता नहीं है, लेकिन वो टूट चुके हैं कुछ लोग और वो हार मान चुके हैं। लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है, दौर होते हैं और ये दौर भी गुजर रहे हैं एक ऐसे दौर से जब संविधान को क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, पर एक नया दौर आएगा जिसमें संविधान फिर से वापस आए। आपने कई किताबें भी लिखी है जो जीवन, देश, समाज, खासकर हिंदुत्व, राजनीति, राष्ट्रवाद को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो किताबें आपकी राजनीति और धर्मनिरपेक्षता पर तीखी बहस भी खड़ा करती है। तो ये दोनों को कैसे देख रहे हैं आप, धर्मनिरपेक्षता और राजनीति? देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे देश में, और दोनों ही ये फ्रेटर्निटी से भी जुड़े हैं और बाकी सब वैल्यूज से भी जुड़े हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन सब से जुड़े हुए हैं ये दोनों चीज़ें। एक यूरोप में एक आइडिया बना था नेशन का और एक कम्युनिटी का 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, जिसका बेसिस था रिलीजन। अब यूरोप उसको बात को कहता नहीं है और उसको उन्होंने दबाया और कुछ हद तक उन्होंने इसको अलग भी करा अपने, उन्होंने उस पर विश्वास भी छोड़ा। तो लेकिन ये था कि एक रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी होनी चाहिए, एक रिलीजियस नेशनलिज्म होना चाहिए, एक रिलीजियस नेशन स्टेट होना चाहिए। वो छोटे छोटे देश थे, उन्होंने लड़ाई करी एक दूसरे से रिलीजन के आधार पर, और एक तरह से जो भी उनके रिलीजन या डिनोमिनेशन से दूसरा था उनको अपने ही जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से बाहर कर दिया, और कुछ लोगों को तो मार भी दिया। तो एक बहुत ही एथिकली, नैतिकता से अनडिज़ायरेबल वेस्ट से इन्होंने एक होमोजेनस रिलीजियस नेशन स्टेट बनाए। तो एक तो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट का वो है जो हिंदुस्तान में भी आया, और जिससे हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक स्टेट, ये सारे आइडियाज़ आए। लेकिन एक दूसरा नेशन स्टेट का भी आइडिया है जो कि उन लोगों के जिन्होंने एक शेयर्ड हिस्ट्री जिनकी है, जिन्होंने एक कॉमन सफरिंग है और जिन्होंने उनकी एक कॉमन डेस्टिनी है, वो बहुत देर से एक साथ रहते हैं, विभिन्न हैं, उनका रिलीजन भी अलग है, उनकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत है, लेकिन वो उन्होंने फिर भी एक वे ऑफ लाइफ शेयर किया है। और ये बहुत उभरा जब ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यहाँ पर आया, तब उसके खिलाफ जब हमने संघर्ष लड़ा, तो ये एक आइडिया आया नया नेशन का। ये एक यूरोपियन नेशन का आइडिया नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी एक आइडिया है कि चाहे कोई भी, जिसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी है, जिसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जिसमें बहुत तरह की रेशियल, एथनिक, सब तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी रिलीजन में बिलीव भी नहीं करते, वो भी शामिल हैं। इन सब की एक नेशन, एक कम्युनिटी बनाई जाए जिनका आधार कोई प्रिंसिपल्स हों, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, और ये भी एक नेशन। तो पहले वाले जो यूरोपियन आइडिया है उसको मानता नहीं हूँ। हमारे देश का जो अपना उपजा है जी, यानी आप विभिन्नता में एकता की बात हाँ, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने की बात हो रही है। और उसमें अगर आप विभिन्नता में एकता सोच रहे हैं तो फिर
यूनिफॉर्मिटी मुझे शब्द कोई वैल्यू नहीं लगता। ये वन नेशन वन 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 के ऊपर हमारी क्यों इतनी कुछ हद तक वननेस आएगी जब आप सबको साथ लेके चलेंगे, उनको अकोमोडेट करेंगे, तो एक उनका लगाव देश में पैदा होगा। अगर आप उनको एक्सक्लूड करेंगे या उसमें कुछ थोपेंगे तो वो वननेस नहीं आएगी, वो यूनिटी नहीं आएगी, वो एक फ्रैगमेंट होगा, वो डिसयूनिटी आ जाएगी। तो मैं वननेस में बिलीव करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक फ्रेटर्निटी हो, एक यूनिटी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्मिटी से वननेस आएगी। मैं फिर से लौट रही हूँ, जो हमारी बातचीत का विषय है कि हम संविधान को कितना समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो हम कितना समझते हैं ये बात तो आपने बताई, लेकिन फॉलो कितना हो रहा है ये बातें आपने नहीं बताई। देखिए, फॉलो तो आपको पता ही है कि जितने पावरफुल और अमीर लोग हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। मतलब जो भी हमारे रूल्स और लॉज हैं उनको वो फॉलो करें और एक एग्जाम्पल बने दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि जिसके पास पावर नहीं है, मैं सत्ता, पॉलिटिकल सत्ता की बात नहीं कर रहा, कैपेसिटी नहीं है, गरीब जो हैं, जो अशक्त है, उनको अपने मौलिक अधिकार के बारे में भी पता नहीं होता है। तो उनका तो कर्तव्य है कि वो अपने मौलिक अधिकार को किसी तरह से बचा के रखें, पर हम उनके मौलिक अधिकार को ही नहीं, उनको जब सत्ता के लोगों को, अब जैसे जुडिशरी है, उनको देखना चाहिए कि लोगों के मौलिक अधिकार पालन हो रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसे लॉस तो नहीं बना रहा गवर्नमेंट जिससे उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ही उनसे लिया जा रहा है। जस्टिस नहीं हो रही, कितनी इनजस्टिस हो रही है, कितने लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है, इतनी डीप हायरार्कीज अभी भी चल रही हैं, विमेन के साथ इतना अत्याचार होता रहता है, पर्टिकुलरली जो जितना गरीब है और जितना जो लोग कास्ट से आते हैं उनके साथ और भी। आपने देखा है आर्टिकल 15 आई थी, उससे काफ़ी लोगों को, हमारे अपर कास्ट लोगों को उनकी आंखें खुली थोड़ी सी, फिर बंद हो गई। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए खुल गई, लेकिन जैसे ये अगर अब देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है कि फॉलो कभी होता है, कभी नहीं होता। उनके वैल्यूज़ लोगों को पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि बहुत ऐसे पावरफुल फोर्सेस हैं जो इन प्रिंसिपल्स को नहीं, उनको पालन नहीं होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का धरा रह जाता है, कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह से माहौल बना रहेगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सचमुच एक मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट बन जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, इसको चलाना तो हम लोगों को है, और जितना पावरफुल लोग हैं वही इसका पालन करेंगे तभी चलेगा, नहीं तो। आपने कोर्ट की बात कही, तो क्या कोर्ट से भी धर्मनिरपेक्षता को लेकर कहीं कोई गलती हो रही है? हाँ, बहुत हो रही है। किस तरह की गलती? इलेक्शन कमीशन कर रही है धर्मनिरपेक्षता की, कोर्ट्स भी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट्स लेती नहीं टाइम पर। तो कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि आपने उसको कोर्ट्स में डिसरिगार्ड कर दिया। अगर आप जो मेजर इश्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, उनको आप लेंगे ही नहीं, वो सामने ही नहीं आएंगे, उनकी हियरिंग ही नहीं होगी और वो पड़े रहेंगे सालों सालों तक। लोग इतनी पब्लिक वो प्लीज लेके इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके जाते हैं, उनका कोई कदर ही नहीं होती। तो इस तरह से भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, और लॉज भी ऐसे नहीं बनने चाहिए ना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, और बिल्कुल एक बेरहमी से और मतलब ब्रेजनली। तो हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो आजकल तो बहुत ही कम है,
लेकिन जितने लोग जागरूक होंगे, चाहे वो बातचीत से हों, चाहे वो पढ़ के हों, जितनी बातचीत होगी कॉन्स्टिट्यूशन को लोग समझेंगे, हम समझाएंगे। असल में सिर्फ वो वर्ड्स ही नहीं, जो उसकी एनिमेटिंग पावर है, जो उसकी विजन है, उससे लोग इंस्पायर हों, लोग अपने आप सोचें कि ये डॉक्यूमेंट हमारे को एम्पावर करता है, ये डॉक्यूमेंट में हमको बहुत कुछ उससे मिलता है, ये समझना पड़ेगा, जिससे कि हम उससे मूव हों, उसके लिए उसका कमिटमेंट बढ़े। और कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट का मतलब है कि पूरे देश का लिए एक कमिटमेंट, लेकिन वो किस तरह का देश हो, वो ऐसा देश हो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविजन किया है, या वो वैसा देश हो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजेक्ट कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। कौन सा? इस पर तो एक लड़ाई चल रही है हमारे लिए, हमारे पूरे। लेकिन मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि जितने ताकतवर लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए काम ना करें, वो देश के, पूरे देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए काम करें। अगर वो इस बात को करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही उन्हें समझ आ जाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना महत्वपूर्ण है। आपने पावरफुल लोगों की बात कही है, लेकिन संविधान को समझना, फंडामेंटल राइट्स को समझना, जो बेवश है, जो मजलूम है, जो ज़रूरतमंद है, उन्हें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी हक की लड़ाई उन्हें बिल्कुल ठीक है। लेकिन हक की लड़ाई तो तभी होगी ना जब आपका पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर होगा जहां आप अपने हक को सामने रख सकें। पावरफुल लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनके यहाँ मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मालूम हो कि उनका राइट क्या है। ठीक बात है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको मालूम हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जो लेबर हैं, जो काम करें, उनको दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, लेकिन जब एक बार आ जाए तो फेयरलेसली उनके लिए फाइट करना, ऐसा एक एटमॉस्फेयर भी तो बनना चाहिए कि लोग फेयरलेसली उसकी फाइट करें, और उनको पता हो कि अगर वो फाइट करेंगे और वो सही हैं, हाँ गलत, बहुत ऐसे भी हो सकता है कि आप फाइट गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर सही फाइट कर रहे हैं तो आउटकम आपके पक्ष में जाएगा। और ये एक भरोसा लोगों के अंदर टूट रहा है। उनको पता है काफ़ी चीज़ें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात है, जैसे आप सोचिए राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये लोग, हर बंदा जानता है, हिंदुस्तान में हर बंदा जानता है कि वो बोलना चाहता है, वो चुप नहीं बैठना चाहता, वो बोलना चाहता है और वो अपनी बात रखना चाहता है। सोशल मीडिया में देखिए कितनी बात आती है, तो ये तो नहीं है कि उसको राइट नहीं पता, और वो पब्लिकली बोलना चाहता है। वो चाहता है कि वो जो कुछ बोले उसका महत्व हो, और अगर वो सही है तो उसकी पॉलिसी भी बने, ये वो चाहता है, उसको पता है। लेकिन उसको ये शायद ना पता हो कि ये इसका एक लीगल हक है, लेकिन उसकी चाहत ज़रूर है। अब उसको बता देंगे कि भाई ये हक है, लेकिन तो हक का मतलब तो तभी लोगों को पता लगेगा जब वो देखें कि जो चीज़ वो चाहते हैं और जिस पे उनका हक है वो उन्हें मिलेगा भी, उसकी उनकी आशा होनी चाहिए। अगर वो आशा ही दबा दी जाएगी तो धीरे धीरे उसका महत्व नहीं रहेगा और वो सिर्फ एक कागज़ पे रह जाएगी बात। जी बिल्कुल, उम्मीद पर ही दुनिया, उम्मीद पर दुनिया। उम्मीद के लिए हमें ये ताकतवर लोगों का रोल है। क्यों? वो तो चाहते हैं कि ना, लेकिन अगर ऐसे ताकतवर का मतलब हमेशा ताकत जो है वो अच्छे पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। हम लोग आफ्टर ऑल सत्ता के लिए लड़ते हैं, तो क्यों लड़ते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास पावर आए और उस पावर का हम यूज़ करें। तो हम अपने निजी इंटरेस्ट के लिए भी लड़ सकते हैं उस पावर को यूज़ करना, या फिर हम चाह सकते हैं कि वो पावर यूज़ हो अपने निजी इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। प्रोफेसर राजीव भार्गव, हम संविधान को कितना समझते हैं और उसे फॉलो कितना करते हैं, और फॉलो किसे करना चाहिए, इस पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।